जिसका ताज हिमालय है, जहां गंगा बहती है, जहां अनेकता में एकता है, सत्य में विजयते का जहां नारा है, वो भारत देश हमारा है। तो हेलो एवरीवन, आज हम एसएस के चैप्टर नंबर 1 जो कि हेरिटेज ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात करेंगे। हम इंडिया के हेरिटेज में जानेंगे, हम जानेंगे गुजरात के कल्चरल हेरिटेज के बारे में, हम जानेंगे इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में कि कौन कौन से लोग इंडिया में आए और कौन कौन से लोग इंडिया में पहले से ही रहते हैं और वो कहाँ कहाँ शिफ्ट हो गए या कहाँ कहाँ माइग्रेट हो गए। हम जानेंगे कि हमारे हेरिटेज को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। शुरुआत से पहले मैंने आपको एक कोट किया था ना, वो कोट का मतलब जानते हैं। वो कोट का जो वर्णन है या कोट के बारे में हमारी विष्णु पुराण में दिया गया है, जो कि हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर है उसमें दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भारत है ना, वो नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। हमारा जो भारत है ना, इसमें रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भारतीय कहते हैं, यानी कि इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियंस कहते हैं। हमारे इंडिया की अगर आप जियोलॉजिकली भी अगर लोकेशन देखो तो बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा इंडिया लोकेटेड है। कैसे कि अगर आप देखो कि इंडिया की जो 3 बाउंड्रीज हैं वो मेनली ओशियन या सी से ढकी हुई है, और हमारा जो इंडिया का 4th बाउंड्री है उसमें हिमालय है। और हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया जब हमारे इंडिया को कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया से प्रभावित होकर बाहर के लोगों ने इस चीज को देखकर हमारे इंडिया में आए। उन्होंने हमारे इंडिया में आकर इंडिया के कल्चर को सीखा। उन्होंने अपना कल्चर भी इंडिया को सिखाया। और इंडियंस जो होते हैं ना बहुत वेलकमिंग होते हैं। हमने उनका कल्चर एक्सेप्ट किया और उन्हें भी अपना कल्चर सिखाया। और अगर आप देखें तो हम जो लोग थे जिन्होंने ये कल्चर सीखा, उन्होंने यहाँ से जाकर पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमारे कल्चर को फैलाया। जैसे कि आज भी हमारा इंडिया इतना रिच है हेरिटेज में कि आज भी अगर कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी या तो कोई भी ऐसा काम होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र है, बहुत ही ज्यादा एक ऑस्पिशियस काम होता है, उसमें आज भी इंडिया को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि अगर आप देखें कि इंडिया को भारतवर्ष, भारत खंड, आर्यव्रत, इन सब नामों से इंडिया को पुकारा जाता है, और भी बहुत नाम है। और इंडिया के अंदर जो लोग आए ना, उन्होंने अपना कल्चर तो लिया और हमसे कल्चर लिया। अब ये वो लोग इस तरफ अट्रैक्ट किस तरीके से हुए? तो सोने की चिड़िया का जो मतलब है ना कि हमारे इंडिया को नेचुरली ही इतना रिच न्यूट्रिएंट्स या इतने रिच मिनरल से बनाया गया है, बना गया है हमारा इंडिया। तो लोगों ने उस चीज को अट्रैक्ट करके इंडिया में आए एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड। फिर हमने उनके साथ ट्रेड एक्सचेंज में अपने कल्चर को भी एक्सचेंज किया। हमारा कल्चर जब उनके साथ एक्सचेंज हुआ तो उनका कल्चर भी हमारे इंडिया में आया, वो हमारा पार्ट ऑफ द हेरिटेज बन गया। और हमारा जो कल्चर है वो उन्होंने सीख कर पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलाया। और अगर आप देखिए तो हम अगर इंडिया के रिच और वेराइड हेरिटेज के बारे में अगर बात करें, तो इंडिया में हमें मेनली 3 जो मेन ज्वेल्स हैं उसके बारे में हमें इंडिया सिखाता है, या हमारा भारत हमें इन चीजों के बारे में सिखाता है। वो 3 जो मेन ज्वेल्स हैं उन्हें तो मैं ज्वेल्स ही कहूंगा। वो ज्वेल्स जो है ना, वो है सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब होता है कि हमेशा सत्य बोलना है, सत्य के साथ रहना। चित का मतलब होता है कि अपने अंदर को जानना, अपने अंदर के जो लोग हैं, हमारे अंदर का जो इंसान है उसे जानना। और आनंद का मतलब होता है कि हम हमेशा है ना आनंद में रहना है, हमेशा हैप्पीनेस को ढूंढना और दूसरों को भी हैप्पी रखना, खुद भी हैप्पी रहना। और अगर आप देखो, ये तो 3 ज्वेल्स हमें सिखाए हैं। हमारे इंडिया ने हमें और भी कुछ सिखाया है नॉन वायलेंस और पीस के बारे में। जैसे कि हमें कहा जाता है कि हमें कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें हमेशा पीस यानी कि शांति बनाकर रखनी चाहिए। और अगर आप देखें तो हमारे इंडियंस जो लोग थे, उन लोगों ने हमारे इंडिया को बहुत ही ज्यादा रिच बनाया है, बहुत ही ज्यादा वेल्दी बनाया है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल बनाया है। हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनाया है। अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को देखकर अलग अलग जो आर्टिशियंस थे, अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, अलग अलग जो फिलोसोफर्स थे, जो आर्ट बनाते, जो फिलोसोफर, जो थिंकर्स होते हैं बहुत अच्छे, उन्होंने इंडिया में आकर इंडिया के कल्चर को जाना और इंडिया को भी कुछ नया कल्चर अपना सिखाया। और इंडिया ने उन कल्चर से सीखकर हमारे एज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज बनाया। आप देखें कि जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे ना, वो हमेशा है ना कल्चर को या लोगों को सीखने की बहुत भावना होती थी। और इसी तरीके से जो हमारा कल्चर है ना, इसी वजह से जो हमारा कल्चर है ना बहुत ही ज्यादा रिच है, और लोगों ने यहाँ से सीखकर पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलाया है। आप देखें तो कोई भी सब्जेक्ट की अगर जो रूट होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ी हुई है, या इंडिया से ही उस रूट का स्टार्ट हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट आप देख ले, मैथमेटिक्स, एसएस, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आपका। और अगर हम देखें कि अब मैं कब से आपको कह रहा हूं कि कल्चर और हेरिटेज, बट कल्चर और हेरिटेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है?
कल्चर और हेरिटेज के बीच में डिफरेंस ये होता है कि कल्चर का मतलब ये होता है कि कल्चर मीन्स द वे ऑफ लाइफ। बहुत ही आसान तरीके से अगर मैं बताऊं, इट मीन्स द वे ऑफ लाइफ, यानी कि कल्चर का मतलब होता है जिंदगी जीने का तरीका। किस तरीके से हम हमारी जिंदगी जीते हैं, क्या आजू बाजू के एनवायरनमेंट को हम हमारे बाजू में रखते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी का जो तरीका है, हमारी जिंदगी जीने का तरीका है, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्या वैल्यूज, क्या ट्रेडिशंस, क्या आइडियल्स, और देखें तो कौन सी हैबिट्स हमारी डेली जो होती है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, और यही हमारा कल्चर होता है। तो कल्चर इज अ टोटल ऑफ वैल्यूज, आइडियल्स, हैबिट्स जो हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। यानी कि हम हमारे आप को एक अच्छे लेवल पर, एक ऊपर के लेवल पर पहुंचाने में हमें हमारा कल्चर हेल्प करता है। यही तो हमारा कल्चर होता है। और हेरिटेज का मतलब ये होता है कि हेरिटेज का मतलब होता है कि वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस, यानी कि हमारे फोर फादर जो कि हमारे पूर्वज हैं, उनसे जो हमें एक वैल्यूएबल गिफ्ट, बहुत ही कीमती जो गिफ्ट हमें मिला है, उसे हम हेरिटेज कहते हैं। वो गिफ्ट जो अगर आप कहें, आप कहोगे कि वो धन दौलत हो सकती है, धन दौलत तो हो सकती है, बट धन दौलत के अलावा भी उन्होंने हमें जो वैल्यूज सिखाई, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने जो हमारे पेरेंट्स को सिखाई, फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई। और यही नहीं, कुछ विधियां होती है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं हमारे। हर अगर आप देखेंगे तो आपके जो पीढ़ी होती है, आपके जो पूर्वज होते हैं, उन सबकी कुछ ना कुछ हैबिट्स कॉमन होगी। तो ये जो कॉमन हैबिट्स होती है, ये भी तो एज अ हेरिटेज का पार्ट है, जो आपके अंदर भी ये हैबिट्स अभी कॉमन है। अगर आपके पूर्वज रोज मंदिर जाकर पूजा करते थे, तो आप भी रोज मंदिर जाकर पूजा करते हैं, यही आपके हेरिटेज का पार्ट है। आप देखें कि अगर हेरिटेज हमने समझा, पर हेरिटेज के भी है ना मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल हेरिटेज और एक होता है कल्चरल हेरिटेज। हम इंडिया के नेचुरल हेरिटेज के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है कि ये जो हेरिटेज है ना, ये हमें नेचुरली मिला है, यानी कि हमें वो नेचुरली ये हेरिटेज मिला गया है, हमने उसे बनाया नहीं है। बट कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है कि ऐसा हेरिटेज जो हमने बनाया हो, यानी कि मैन मेड हेरिटेज। मैन मेड हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, और वो एज अ फॉर्म ऑफ, एज अ वैल्यूएबल गिफ्ट हमें देकर जा रहे हैं। तो उनका वो कल्चरल कल्चर था, और उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ हेरिटेज हमें दिया है, और हमारे आगे आने वाली जनरेशंस को भी देंगे। और अगर आप देखें तो नेचुरल हेरिटेज की अगर हम बात करें, तो नेचुरल हेरिटेज में अगर हम बात करें लैंडस्केप्स के बारे में, तो लैंडस्केप्स, यहाँ तो एग्जांपल हूं मैं हिमालय का। आप देखें तो हिमालय जो है ना, नॉर्थ में स्थित है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर स्थित है। आप देखें तो हिमालय बर्फ की चादर से ढका हुआ है, हिमालय इतना ब्यूटीफुल है। और जो हिमालय है ना, वो बहुत ही सालों से नेचुरली वहीं पर प्रेजेंट है, हजारों सालों से। और आने वाली जो जनरेशन है, हम आज देख रहे हैं, हमें इन द फॉर्म ऑफ हेरिटेज है वो हमारा, बट हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी हम बता सकते हैं कि ये जो हिमालय है वो हमारा पार्ट ऑफ द हेरिटेज है। क्यों? क्योंकि ये एज अ वैल्यूएबल गिफ्ट हमें नेचुरली मिला है, तो हमारे नेचुरल हेरिटेज का ये पार्ट हुआ। आप देखें तो हिमालय में जो अलग अलग फॉरेस्ट होते हैं, उन फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स रहते हैं। कुछ तो इतने क्या बोलते हैं सेक्रेड एनिमल्स होते हैं, कुछ तो इतने एक्सटिंक्टेड एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं। ऐसे बर्ड्स जो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं और कहीं पर पूरे वर्ल्ड में नहीं पाए जाते। आप देखें तो हिमालय पे बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस भी हैं, यानी कि यात्रा स्थल है, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ऐसे जो स्थल है वो भी हिमालय पर स्थित है। आप देखें तो हिमालय इतना ब्यूटीफुल, जो सोने जो उसकी स्नो की चादर या बर्फ की चादर से ढका हुआ है, वो उसको बहुत ही ज्यादा ब्यूटी देता है। हिमालय के ऊपर से बहने वाली जो रिवर्स होती है, वो पेरिनियल रिवर्स होती है, वहां से रिवर्स बहती है जो बहुत सारे मिनरल्स लेके बहती है, वो पेरिनियल रिवर्स होती है। पेरिनियल रिवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे रिवर्स जिन्हें पानी, जो बारिश पर डिपेंड नहीं रहती है, उनके अंदर पानी ना 12 मंथ्स, यानी कि पूरा का पूरा साल भर उनमें पानी रहता ही रहता है। वो बारिश पर डिपेंड नहीं करती कि बारिश हो तो उनमें पानी रहे। वही रिवर्स हिमालय से बहती है। आप देखें कि अगर हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने ये चाहा था कि रिवर्स जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली सिविलाइजेशन ना, वो रिवर्स के पास ही शुरू हुई थी। जैसे कि एग्जांपल अगर लूं, तो सिंधु, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर यानी सिंध रिवर हम आज के जमाने में कहते हैं, सिंध रिवर के पास में सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। लोगों ने रहना शुरू रिवर के पास किया था। अब आप पूछो क्यों? कि हम इंसानों को या जानवरों को जीने के लिए चाहिए होता है खाना, और हमें खाना उगाने के लिए चाहिए होती है दो चीजें मेनली, जो कि होता है वाटर और फर्टाइल सॉइल। आप देखें जो रिवर अपने साथ मिनरल्स लेकर चलती है, तो उसमें वो अलग अलग मिनरल सॉइल में डिपॉजिट होते हैं, और वो सॉइल को भी
फर्टाइल बनाते हैं। इसी वजह से जो समुद्र के पास या कोई भी रिवर के पास का जो सॉइल होता है ना, समुद्र के पास नहीं, रिवर के पास का जो सॉइल होता है ना, वो हमेशा फर्टाइल होता है, और पानी तो हमें रिवर से मिल ही रहा है। तो इसीलिए ह्यूमंस ने सबसे पहले लाइफ जो है ना रिवर के पास लेना शुरू किया था। आप देखें तो हमारे लाइफ में रिवर का इंपॉर्टेंस और क्या है कि आप देखिए जो नॉर्मल नॉर्मल डोमेस्टिक वर्क जो हम करते हैं, जो रोजाना घर के काम होते हैं, उन रोजाना घर के कामों में भी अगर हमें बर्तन धोने तो हमें पानी की जरूरत है, हमें अगर खाना बनाना है तो हमें पानी की जरूरत है, हमें अगर कोई भी नहाना है तो हमें पानी की जरूरत है। तो इन सब चीजों के लिए भी हमारे पास पानी की जरूरत हमें पड़ती है। हमारे रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, इंडस जिसको सिंध कहते हैं, इतनी रिवर्स, इससे भी ज्यादा और रिवर्स हमारे इंडिया में है। और इन रिवर्स को ना हमारे इंडिया में पूजा जाता है। इन रिवर्स को ना हमारे इंडिया में एज अ फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं गॉड या गॉडेसेस पूजा जाता है। और इन रिवर्स को ना हम हमारे इंडिया में इतना तो हमें सेक्रेड मानते हैं, यानी पवित्र मानते हैं इन रिवर्स को। लोग कहते हैं गंगा स्नान कर लो तो आपके पाप धुल जाएंगे। क्यों गंगा स्नान कर लो तो आपके पाप धुल जाएंगे? क्यों? क्योंकि हम उन रिवर्स को सीक्रेट मानते हैं। यानी कि अगर आप उस गंगा में एक बार स्नान करोगे, इतनी सीक्रेट रिवर में आप एक बार उसे स्नान करोगे, तो आपके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। और अगर आप देखें, हम बात करें रिवर्स, रिवर्स ही हमें हेल्प करती है फर्टाइल सॉइल बनाने में, उस पे हमारी वेजिटेशन सूखती है, वेजिटेबल्स सूखती है। तो अगर हम बात करें वेजिटेशन के बारे में, तो वेजिटेशन जैसे कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के ट्रीज, अलग अलग टाइप के जो श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये सारे हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छी वैरायटी के, बहुत ही अलग अलग टाइप के उगते हैं। हम जो इंडियंस होते हैं ना, वो नेचर लवर होते हैं। नेचर लवर हमें पहले से कहा गया है, हम एनवायरमेंट लवर होते हैं कि हम हमारे एनवायरमेंट को अच्छी तरह टेक केयर करना जानते हैं, हमारे एनवायरमेंट की टेक केयर हम अच्छी तरह करना जानते हैं। आप देखेंगे अलग अलग प्लांट्स जैसे कि बनियान ट्री है, जो ट्री है जैसे कि बनियान ट्री और पीपल ट्री। तो बनियान ट्री और पीपल ट्री है ना, हमारे इंडिया में जैसे सेक्रेड ट्रीज की तरह माना जाता है, यहाँ इन्हें पवित्र ट्री, पवित्र पेड़ की तरह माना जाता है, इन्हें लोग पूजते हैं। अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर में मैं बात करूं, तो वट सावित्री जो त्योहार आता है, एक दिन आता है गुजरात के अंदर ये त्योहार मनाया जाता है। आप देखें तो वट सावित्री के दिन जो वुमन होती है, वो बनियान की ट्री को पूजते हैं। बनियान की ट्री को पूजने का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो हम इंडियंस जो है ना, उन ट्रीज को एज अ सीक्रेट मानते हैं, इतनी उनकी हम केयर करते हैं। और ऐसे देखें अगर हम जो हमारे प्लांट्स हैं, जैसे कि अलग अलग हमारे ऑयल सीड्स होते हैं, हमारे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, हमारे अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, हमारे अलग अलग सीरियल्स होते हैं, वो सीरियल्स ना सारी हम जो प्लांट्स सीरियल्स जो भी है ना, ये हमें ना एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हमें जीने के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है ना, वो ये वेजिटेशन की ट्रीज हमें, ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सोचें कि आप कभी बीमार पड़ गए तो आपको अगर मेडिसिन भी चाहिए हो ना, तो ये मेडिसिन भी ना हमारे जो ट्रीज है ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए मेडिसिन जैसे कि हम देखें जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि नीम, एलोवेरा, हरड़े और भी बहुत सारे प्लांट्स, इन सब प्लांट्स जो है ना इनकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। ये सारे प्लांट्स मेडिसिन बनाने में भी यूज होते हैं, और इन सब प्लांट्स को भी लोग कंज्यूम करके खुद की तबीयत को ठीक करते हैं। आप देखिए जो पीपल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उससे अगर हम खा लें तो हमें ना बुखार कम हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है, और ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है, आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है। और लोग वो चीज आज भी गाँव में और इन सब जगहों पे यूज करते हैं, उसे खाते हैं और अपनी जो तंदुरुस्ती है वो मेंटेन रखते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। और अगर हम देखिए वेजिटेशन की तो हम बात कर रहे हैं, वेजिटेशन में जो अलग अलग फ्लावर्स आते हैं हमारे, जैसे कि रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और भी अलग अलग जैस्मिन, लिली, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, इन फ्लावर्स को जो ह्यूमंस है ना हम हमारे एनवायरनमेंट में आजू बाजू उगाते हैं। और इससे क्या होता है ना कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा सुगंधित, बहुत ज्यादा प्योर हो जाता है। इन फ्लावर्स को उगाकर अगर आप देखें तो हमारा एनवायरनमेंट ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। और इन फ्लावर्स को ना पूजा में भी कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। आप देखिए तो कुछ ना कुछ पूजा होती है, उसमें माला बनाने के लिए, भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए भी इन फ्लावर्स को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन फ्लावर्स को भी हम सीक्रेट मानते हैं। और अगर हम वेजिटेशन की बात करें, अब हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, नेचुरल हेरिटेज के अंदर अगला पॉइंट आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो हमारे एनिमल्स, हम लोग इंडियंस ना सिर्फ नेचर लवर नहीं, हम एनिमल लवर भी कहलाते हैं। हमें इंडियंस को पता होता है कि हम किसी भी जानवर की किस तरीके से टेक केयर करनी चाहिए। अलग 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 जैसे जानवर हमारे इंडिया में अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग जो वैरायटी के जानवर जो अवेलेबल हैं, अगर आप कहें अलग अलग किंगडम के जानवर अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम कहें एलिफेंट, टाइगर, लायन, स्नेक, पाइथन, बियर, डियर, जिराफ और भी बहुत सारे एनिमल्स। और एनिमल्स तो इतने अवेलेबल ही है, और कुछ कुछ एनिमल्स तो ऐसे है ना जो सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि अगर आप गिर फॉरेस्ट
जो हमारा गुजरात में है, वहां पर देखो तो वहां पर लायंस की एक ब्रीड अवेलेबल है, जो कि एशियाटिक लायंस होते हैं। वो एशियाटिक लायंस सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। पूरे के पूरे एशिया में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वो अलायंस अवेलेबल नहीं है, या वो कहीं पे भी दिखते नहीं है। वो सिर्फ दिखते हैं इंडिया में ही पाए जाते हैं वो। अगर आप देखें तो कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी हमारे इंडिया में पूजा की जाती है, जैसे कि गाय माता। इनकी हमारे इंडिया में पूजा की जाती है, इन्हें एज अ फॉर्म ऑफ गॉड माना जाता है। आप देखें तो कुछ कुछ जो हमारे गॉड और गॉडेसेस होते हैं, उनका जो वाहन होता है ना, वो भी एक एनिमल होता है। जैसे कि हमारे गॉड गॉडेसेस के वाहन, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई ईगल या लायन या टाइगर, या मैं कहूँ कि क्रोकोडाइल, ये सब हमारे भगवानों के वाहन माने जाते हैं। और आप देखें कि अलग अलग भगवानों के वाहन तो बनते ही हैं, हमारे एनिमल्स का हमारे कल्चरल हेरिटेज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप पुराने जो 10 के हमारे नोट होते थे, जो डिमोलिशन के पहले आए थे, वो अगर नोट्स देखे डिमोनेटाइजेशन के पहले, वो अगर आप नोट्स देखे तो नोट के ऊपर हमारे 4 लायन वाला जो स्टैचू है वो बना हुआ है। उनमें हॉर्सेस के फोटो हैं, उनमें एलिफेंट्स के फोटो हैं। अभी नए नोट्स जो है उनमें तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे एनिमल्स का ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने ये तो जाना कि नेचुरल हेरिटेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीजें हैं ना, ये वाइल्ड लाइफ, ये लैंडस्केप, ये वेजिटेशन, ये रिवर, ये सारी हमें चीजें नेचुरली मिली है, ये हमने नहीं बनाई है। ये हमारे नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है, और आगे आने वाली जनरेशंस को भी ये मिलेगी, पर अगर हम इन्हें मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं। इसके चैप्टर के एंड में एक प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज का भी पॉइंट आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हेरिटेज को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। हमने नेचुरल हेरिटेज के बारे में जाना, तो अब हम कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानते हैं। कल्चरल हेरिटेज जो है ना, वो है मैन मेड हेरिटेज, यानी ऐसा हेरिटेज जो हम मैन ने या हम लोगों ने बनाया है। आप देखें, कल्चरल हेरिटेज का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जो मंदिर हैं, अलग अलग जो यात्रा स्थल है, वो ह्यूमंस ने बनाए हैं। आप देखिए तो अलग अलग जो स्कल्पचर्स हैं हमारे, जो अगर हम देखें कि जो हमारी सिविलाइजेशन थी, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड जो है ना, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज से 5000 साल पहले शुरुआत हुई थी उस सिविलाइजेशन की। आप देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, वो हमारे इंडिया में थी, इंडस रिवर के पास में वो शुरू की गई थी। इस सिविलाइजेशन को अभी तो ये बची नहीं है, अभी तो इनके सिर्फ रिमेन्स रह गए हैं, अभी तो ये पूरी क्या बोलते खंडर बन चुकी है। अगर इसको जब है ना आर्किटेक्चर जो थे ना हमारे, या जो हमारे साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की ना, उनके ऊपर रिसर्च की ना, तो उन्हें पता चला कि इतना एडवांस लेवल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने में बनाया गया था। जो जब जमाना, आप सोच सकते हैं कि जो जमाना 5000 साल पहले का है, उसमें एडवांस लेवल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम तक अवेलेबल था। आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब इनकी एक्सकेवेशन की गई, या जब इनकी खुदाई की गई थी उस जगह की, जो कि मोहनजोदारो या हड़प्पा थी, उसमें अगर जब खुदाई की गई थी, तो वहां पे अलग अलग टाइप के स्टेचूज पाए गए थे। यानी कि उस समय के लोग इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने टेराकोटा क्ले को यूज करके अलग अलग स्टेचूज बनाए थे। अगर मैं बात करूं कि स्टेचू, इसमें से एक एग्जांपल का नाम है, जैसे कि हम देखें बियर्डेड मैन का स्टेचू, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक फोटो दिया गया कल्चरल हेरिटेज के बाजू में। उस बियर्डेड मैन का जो स्टेचू है ना, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिला है। अलग अलग क्ले पॉट के स्टेचू, अलग अलग टाइप के स्कल्पचर्स के स्टेचू, जैसे कि अगर देखिए हम गौतम बुद्धा का जो मेडिटेटिव फॉर्म में जो स्टेचू है, वो भी एक जो लोग थे उस समय, उन्होंने टेराकोटा क्ले से बनाया था, और वो इतने सालों से प्रिजर्व्ड है, और आज भी जो जब हमें एक्सकेवेशन के बाद वो चीज मिली है, तो लोगों ने उसको प्रिजर्व करके रखा है। वो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज का बात है कि वहां उस जमाने के लोगों ने बुद्धा की मेडिटेटिव फॉर्म में स्टैचू बनाई थी। और वो स्टैचू हमारा इंपॉर्टेंस कितना रखती है कल्चर में, कि हम जानते कि उस समय के लोग क्या सोचते थे। ये हमारे कल्चर हेरिटेज का बहुत बड़ा पार्ट है। आप देखें कि जो मौर्यन एरा था, जब तो मौर्यन एरा में इन्वर्टेड लोटस के ऊपर जो एलिफेंट के फोटोज थे, या अलग अलग जानवरों के फोटोज थे, इन्वर्टेड लोटस का एक बहुत अच्छी तरीके से ना स्कल्पचर बनाया गया था। आप देखें तो मौर्यन एरा के टाइम का वो स्कल्पचर है, उसके बारे में भी हमारे दिया गया है बुक में, जो कि हमारे कल्चरल हेरिटेज का बात है। और राजकूता डायनेस्टी जो होती है ना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो होती है ना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की जो एलोरा केव्स थी, अजंता इन एलोरा केव्स आप जानते होंगे, जो मुंबई के पास कहीं पे स्थित है। वहां पर लोग जाते हैं विजिट करने, आप जाएंगे ना, तो उन गुफाओं के अंदर अलग अलग टाइप के स्क्रिप्चर्स बने हुए, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर या अलग अलग टाइप के आप देखिए ड्राइंग्स बनी हुई है, जो कि कार्विंग करके बनाई गई है। आप देखें तो वो चीजें हमें दर्शाती कि हमारा जो कल्चर था ना, इंडिया का जो कल्चर था ना, उस जमाने में कैसे हुआ करता था। हम उस बारे में जान सकते हैं, कल्चरल हेरिटेज के बारे में जान सकते हैं।
और अगर देखें कि हमारे इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट को लेकर, जो कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी 1947 में, जो हमारी 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, हमें इंडियन फ्रीडम मिली थी ब्रिटिशर्स से। हमारी फ्रीडम मूवमेंट को भी लेकर बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स अवेलेबल, बहुत सारी अलग अलग जगहें अवेलेबल है जो कि अलग अलग लोगों ने बनाई थी। जैसे गांधी जी का अगर बात करें तो उन्होंने साबरमती आश्रम में रहे थे। वो साबरमती आश्रम हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक पार्ट है। जैसे कि दांडी मार्च जो हुआ था, वो दांडी जगह भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट है। दिल्ली भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट है। अगर आप देखें जैसे कि शांति निकेतन जो कि कोलकाता में है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, हमारे फ्रीडम मूवमेंट का भी ये पार्ट है। आप देखें बारदोली, आप देखें वर्धा, ये सब जगहें भी जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट है। और ऐसे ही जो अलग अलग पैलेसेस, अलग अलग बिल्डिंग्स, अलग अलग विहारास, चैत्यास, ये सब चीजें जो थी ना, वो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जैसे लोग थे, उन्होंने बनाई थी। और एज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल हेरिटेज हमें आज भी वो मिल रही है। आज भी हम उन्हें देख सकते हैं, आज भी हम जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि जो कलखंड स्टैचूज थे, जो कि जैन तीर्थंकर से बने गए, यानी कि जैन लोगों के जो मंदिर होते हैं वहां पर कलखंड स्टैचूज जो बने गए थे, वो भी तो उन लोगों ने बनाए थे। उनके जो जैन भगवान के जो सेवक हुआ करते थे, उन्होंने बनाए थे। और उन भगवानों ने, उन लोगों ने जो ये बनाया था, उन स्टैचूज को भी आज एक कल्चरल हेरिटेज का पार्ट कहते हैं। और अगर आप देखें तो अलग अलग जैसे कि चीजें हैं, जैसे कि लिटरेचर है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथ्स है। आप देखें ये जीरो, डिस्कवरी ऑफ जीरो जो कि आर्यभट्टा ने की थी। और अगर हम देखें जो अलग अलग और भी जितनी भी इनोवेशंस जो चीजें हैं, वो सारी इंडिया से ही निकल के गई है। कहीं ना कहीं उसकी रूट है ना, इंडिया से ही जुड़ी हुई है। इतनी सारी डिस्कवरीज लिटरेचर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमारे इंडिया ने हमें सिखाया है। यहाँ पर ही लोगों ने, इधर के ही लोगों ने इन चीजों को डिस्कवर किया है और पूरी इंडिया में इन चीजों को फैलाया है। आप देखिए तो उससे भी बहुत ज्यादा जो चीजें हैं ना, अगर आपको जाननी हो तो विष्णु पुराण में, या जो हमारे अलग अलग जो वेद थे, उन वेदों में इन चीजों के बारे में लिखा गया है। कहीं ना कहीं चीजों के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में लिखा गया है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, ये सारी, ये उन लोगों ने उस समय बनाई थी, ये उनका कल्चर था। और आज हमारे पास ये चीजें एज अ फॉर्म ऑफ हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज का हमारा पार्ट है और हमें मिल रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमने अभी तो जाना इंडिया के कल्चर ऑफ हेरिटेज के बारे में, अब हम बात करेंगे गुजरात के कल्चरल हेरिटेज के बारे में। अब कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात में ना, गुजरात के जो हेरिटेज है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे, या ऐसी ऐसी चीजें जो गुजरात में बनाई गई है, जो एज अ फॉर्म ऑफ हेरिटेज हमें मिल रही है। बट इसमें क्या है ना, ये बहुत सारी चीजें ना याद रखने जैसी है। आप देखें तो हर चीजें ना हमें याद रखनी पड़ेगी। कुछ प्लेसेस है, मैक्सिमम ऐसी प्लेसेस है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, बट हम इसे इतने डाइवर्स फॉर्म में या इतने डाइवर्सिफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे कि हमें चीजें याद करना इजी हो जाएगा। यानी कि हम इन्हें इससे इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे कि हमें चीजें याद करना इजी हो जाएगा। तो अगर शुरुआत करें तो शुरुआत में पहले अगर हम देखें, मैंने इसको अलग अलग पार्टीशंस में पार्ट कर दिया है। जैसे कि देखिए मैंने डिफरेंस कर दिया दोनों सबके बीच में। जैसे कि मैंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स है गुजरात में, उनके बारे में, फिर उसके बाद पिलग्रिमेज प्लेसेस के बारे में, फिर रिलीजन इंपॉर्टेंस, यानी रिलीजन्स के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनके बारे में, फिर जैसे कि अलग अलग जो रिलीजन और टूरिस्ट प्लेसेस जो कि बहुत ज्यादा फेमस है गुजरात में, उसके बारे में। उसके बाद टूरिस्ट प्लेसेस जो जो कि जैन और बुद्धिस्ट लोगों के हैं ना, उनके बारे में। तो ये चीजें ना, इन्हें मैंने ना अलग अलग तरीके से डिफर कर दिया है। अब इससे ना हमें समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखो कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज गुजरात है, उसको, उसके बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी कि बहुत जो पुराने जमाने की जो साइट्स होती थी जहाँ पे खोदा जाता है, चीजों के बारे में जाना जाता है, वो जगह, तो उन जगहों पे लोग गए। उन जगहों पे जब लोग गए ना, तो ये मेनली 4 जगहें थी। मेनली ये 4 जगहें थी तो बहुत सारी, बट 4 जो ये जगहें थी ना, इनमें से सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमें जो कल्चर हेरिटेज के बारे में जानने मिला। आप देखें जो ये 4 जगह थी ना, वो थी लोथल, जो कि ढोलका डिस्ट्रिक्ट में, तालुका को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ढोलका डिस्ट्रिक्ट में है। और जैसे कि रंगपुर, जो कि लिंबड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और लिंबड़ी डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर में आता है। तो सुरेंद्र नगर के अंदर जो लिंबड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे रंगपुर है। वैसे ही ये डोलावीरा जो कि कच्छ में है, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। वैसे ही जो रोजारी, यहाँ तो श्रीनाथगढ़ है जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। इनके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में क्लियरली इन सब नामों को दिया गया है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और आप उन नामों को इस तरीके से ना डाइवर्सिफाई, या इस तरीके से ना अलग अलग करके अगर पढ़ेंगे ना, तो आपको याद करना इजी हो जाएगा। हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि मेनली 4 थी, लोथल,
रंगपुर, डोलावीरा और रोजादी, जिसको श्रीनाथगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये चार जो मेन साइट्स थी ना, ये चार मेन साइट्स में हमें बताया गया था कि भाई हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो जब इनको एक्सकेव किया गया तो इसमें हमें अलग अलग कल्चर हेरिटेज के बारे में जो रिमेन्स थे वो मिले, यानी जो चीजें मिली अलग अलग तरीके की जो हमारा आज हेरिटेज है। और इसके बाद हम आते हैं पिलग्रिमेज प्लेसेस पे, यानी कि ऐसी प्लेसेस जो कि यात्रा स्थल की तरह हो सकती है, आप वहां पर जाके टूरिस्ट कर सकते हैं, एज ए टूरिस्ट आप वहां पर जाके घूम सकते हो, उन चीजों के बारे में जान सकते हो। तो अब ये जो चीज है ना, ये ना आपका गुजरात टूरिज्म की तरह है। आप इसको ऐसे समझो कि चीजें ना हमारे गुजरात टूरिज्म की तरह है। हम गुजरात के टूर पे निकले हैं, गुजरात के टूर में गुजरात को जानने निकले हैं। गुजरात को जानने के लिए पहले हम गए आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे हमने देखा कि ये जो मेन चार साइट्स होती है, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और रोजादी, ये चार जगहों पे मेनली, और भी बहुत सारी हैं, एक्सेट्रा है, और भी बहुत सारी हैं, पर ये मेन जो चार आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी उसमें बहुत ज्यादा एक्सकेव करके उसमें से बहुत ज्यादा हमें चीजें मिली और हमें एज अ पार्ट ऑफ कल्चर मिला। हमारा जो हमारा कल्चर किस तरीके से पहले हुआ करता था वो हमने जानने मिला। उसके बाद हम टूरिज्म करते करते पहुंचे पिलग्रिमेज प्लेसेस पे। अब आपको ये चीज तो इसमें से पता चल जाएगी कि आपको अगर वेकेशन पे जाना हो कहीं पर घूमने, तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपको मेरे लेक्चर में आकर इन चीजों को देखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको इतनी चीजों के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें समझ जाएंगे कि इन इन जगहों पे मुझे घूमने जाना है। आप देखें कि पिलग्रिमेज प्लेसेस जो, जैसे कि अगर हम बात करें विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, ये सारी प्लेसेस है ना, ये सारी पिलग्रिमेज प्लेसेस है। इनमें विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, आप देखिए स्टोन इंस्क्रिप्शन जो किंग अशोका का था। जूनागढ़ के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा स्टोन है जिसके ऊपर अलग अलग जो लैंग्वेजेस है ना उसमें इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, कुछ है ना वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस या कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, वो किंग अशोका के बारे में लिखे गए हैं या किंग अशोका के लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। आप देखें कि सम टेम्पल ऑफ मोदेरा, फिर गेट ऑफ चंपानेर, वैसे ही रुद्र महल है जो कि सिद्धपुर में है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। मानसर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद जो कि अहमदाबाद में है। आप देखें झूलता मीनारा जो कि शेकिंग टावर्स है, ये झूलता मीनारा भी अहमदाबाद में ही है। और जैसे कि सिद्दी सैयदनी जाली, जाली मतलब ग्रिल होता है। और जैसे कि टेम्पल ऑफ हाथीसिन और पारसी अग्यारी जो कि नवसारी में है। सूरत के पास एक जगह है गुजरात में नवसारी, उधर ये पारसी अग्यारी बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं कि पारसी लोगों का रहन सहन कैसा है, उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे लोग कैसे रहा करते थे। फिर अगर हम बात करें, हम टूरिज्म पे तो निकले हैं ना अभी, तो टूरिज्म करते करते हमने इन पिलग्रिमेज प्लेसेस तो घूम ली। अब टूरिज्म करके हमारी गाड़ी पहुंची है रिलीजियस इंपॉर्टेंस प्लेसेस, यानी कि ऐसी प्लेसेस जो हमारे रिलीजियस, हमारे रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी प्लेसेस जो हमारे रिलीजन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ऐसी प्लेसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल जो कि द्वारका में है, कृष्ण जी का टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल जो कि द्वारका में है। सोचो कितनी रिलीजियस प्लेसेस है और घूमने लायक कितनी अच्छी जगह है। आप देखिए इसके बाद जो श्रद्धा पीठ है जो जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा उनके बनाया गया है, उनके लिए बनाया गया है। आप देखिए जो कि सोमनाथ टेम्पल है। आप देखिए ये जो सोमनाथ टेम्पल जो कि सौराष्ट्र में आता है गुजरात में, वो सौराष्ट्र में जो सोमनाथ टेम्पल है ना, उसके अंदर एक ज्योतिर्लिंग है, यानी कि शंकर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे पूरे इंडिया में जो 12 टोटल फेमस ज्योतिर्लिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल में रखा गया है। इसके बाद जो कि है अंबाजी जो कि नॉर्थ गुजरात में है, अंबाजी मंदिर। उसके बाद देखिए तो शामल जी का मंदिर है। उसके बाद देखिए तो रणछोड़ राय टेम्पल जो कि डाकोर में है। कृष्ण जी का एक और मंदिर जो कि रणछोड़ राय टेम्पल है जो कि डाकोर है, जो कि हम अहमदाबाद के थोड़ा पास में आता है। उसके बाद हम बात करें जैसे कि वेल नोन प्लेसेस ऑफ, जो है अभी हमारी गाड़ी घूम रही है, हमारी गाड़ी यहाँ से रिलीजियस इंपॉर्टेंस से जाकर जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस प्लेसेस थी वहां से घूमते घूमते हमारी अभी गाड़ी कहाँ पहुंची, वेल नोन रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस पे, यानी कि हमारे रिलीजन के लिए या हमारे टूरिस्ट लोगों के लिए या हमारे सोशल लाइफ के लिए जो बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेसेस हम कह सकते हैं, वो कौन सी थी। जैसे कि ये पोलो फॉरेस्ट है जो कि विजयनगर में है। जैसे कि ये काइट फेस्टिवल है जो कि साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये काइट फेस्टिवल में बहुत ज्यादा देखने लायक चीज है। काइट फेस्टिवल जो उत्तरायण के टाइम पे होता है, आप देखेंगे ना, तो काइट फेस्टिवल जो कि साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में होता है वो बहुत ही देखने लायक चीज है। वहाँ पे लोग किस तरीके से काइट उड़ाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टाइप की काइट्स उड़ाते हैं वो लोग, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है वो देखने में। इसके बाद कांकरिया फेस्टिवल जो कि कार्निवल, अब जो ये अहमदाबाद में है, बट अब क्या था, पहले के जमाने में ना कांकरिया में बहुत ज्यादा फेयर और बहुत ज्यादा मेले हुआ करते थे। बट जब से अहमदाबाद में जब रिवर फ्रंट बना है ना, तो रिवर फ्रंट के पास भी बहुत अलग अलग कार्निवल होते हैं।
तो कांकरिया तो आप घूम ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट है ना, वहां पे भी घूम सकते हैं। उधर भी बहुत अच्छे अच्छे कार्निवल्स होते हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मेले लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। और देखिए तानारीरी फेस्टिवल जो कि वडनगर में होता है। फिर हमारा रण उत्सव, सबको पता है कि जो हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, सब एक बार इस जगह पे तो घूमना चाहेंगे कि रण उत्सव को हमें देखना है। हमें ये रण जो कि हमारा डेजर्ट के अंदर, जो ये व्हाइट डेजर्ट के अंदर, या तो जो बोलते हैं ब्राउन डेजर्ट के अंदर जो उत्सव होता है, उनके अंदर जो रण उत्सव होता है वो कच्छ के अंदर होता है, जो कि गुजरात में है, वो हमें देखना है। वो उत्सव लोग जाते हैं ना, जितने भी 1 वीक का या 2 वीक का जो उनका प्रोग्राम होता है, एकदम बहुत ज्यादा मजा आता है। अलग चीजों के बारे में आप जानते हैं, अलग अलग चीजों आप देखते हैं, ऐसी चीजें तो आज तक हमने कभी देखी ही नहीं होगी। फिर हमारी गाड़ी अभी यहां तक तो पहुंची है, हमारी निकली कहां से थी गाड़ी, फिर से याद करो, हमारी गाड़ी निकली थी आर्कियोलॉजिकल साइट से। घूमते घूमते ये 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमने घूम ली। घूमते घूमते हम आए पिलग्रिमेज प्लेसेस पे। पिलग्रिमेज प्लेसेस पे हमने घूमा, देखा, चीजों के बारे में जाना। फिर हम गए रिलीजियस इंपॉर्टेंस प्लेसेस पे। रिलीजियस इंपॉर्टेंस जो रखती है उन प्लेसेस को हमने घूमा। हम मंदिर मस्त घूम के आए। उसके बाद हम पहुंचे वेल नोन रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस पे, यानी कि जो फेमस जगह है वो भी तो घूमनी पड़ेगी, वो भी तो कवर करनी पड़ेगी ना, वो भी हमने कवर कर ली। इसके बाद हम जैन और बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना, हमारे बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, उनके बारे में, उनकी केओस के बारे में जानेंगे कि गुजरात में इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट या इतनी अलग अलग सिटीज हैं या इतने अलग अलग जगहें हैं जहां पर जैन और बुद्धिस्ट लोगों की केव्स अवेलेबल है। जैन और बुद्धिस्ट जो केव्स होती है ना, जैसे कि अगर हम देखें वडनगर, ये केव्स जो होती है ना, इन केव्स के अंदर, जो कि वडनगर में आप देखें तो बहुत अच्छी एक केव अवेलेबल है। जगह का नाम मुझे परफेक्टली याद नहीं, बट है अवेलेबल। आप देखें तो जो केव है ना, वो केव के अंदर है ना, बुद्धिस्ट लोग वहां पर रहा करते थे, जैन लोग वहां रहा करते थे। वहां पर रह के वो मेडिटेशन किया करते थे, वहां पर रह के वो भगवान की पूजा किया करते थे। ऐसी केव्स बनी, वहां पे अंदर स्क्रिप्चर्स भी बने हुए हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि ये तारंगा, शामल जी, फिर कोटेश्वर है, फिर टलाजा है, फिर दांग है, फिर जैसे झगड़िया है। ये सब जगहों पे हमारे केव्स है। ये तो हमने टूरिज्म कर ली, ये केव्स भी हम घूम के आए। हमने यहाँ पर हमारे गुजरात का टूरिज्म कंप्लीट किया। हमारे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात को हमने जाना, इन सब जगहों के द्वारा जाना, और हमने यहाँ पर हमारा गुजरात का टूरिज्म कंप्लीट किया। आप सोचेंगे ऐसा, पर नहीं। गुजरात का टूरिज्म, गुजरात के फेयर्स, यानी कि गुजरात के मेलों के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, हम गुजरात के फेयर्स या गुजरात के मेले के बारे में जानेंगे। अलग अलग फेस्टिवल जो गुजरात में होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अब गुजरात टूरिज्म के अगले पार्ट में हमारा आता है फेयर्स ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के अलग अलग मेलों के बारे में जानेंगे। गुजरात के अलग अलग मेलों के बारे में अगर जानेंगे तो उसमें हम ऐसे देखेंगे कि हमारा जैसे मोदेरा फेयर है। अब हमारे यहाँ टोटल 15 फेयर्स हैं जो कि मेन फेयर्स हैं, गुजरात में होते हैं ज्यादा, ये फेमस फेयर्स हैं। और ये जो 15 फेयर्स है ना, इनमें से ये 15 में से हम सारे ही पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, हम समझ समझ के पढ़ेंगे इन चीजों को कि कौन कौन सा कब होता है, यानी कौन सा मेला जो है वो कहाँ होता है और वो कब होता है, यानी कि कौन सा मेला, नेम ऑफ द फेयर, और कहाँ होता है यानी प्लेस ऑफ द फेयर, और कब होता है यानी तिथि, कह सकते हैं टाइम ऑफ द फेयर। तिथि को ही टाइम कहते हैं, यानी कौन सी समय पर। ठीक है, अब देखें ऐसे ही मोदेरा फेयर है। मोदेरा फेयर मोदेरा में होता है। मोदेरा मोदेरा सेम सेम, भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, मोदेरा मोदेरा सेम सेम। फिर वो होता है महसाना में, और वो होता कब है, 3rd वीक ऑफ जनवरी, शुरुआती जनवरी से की गई है, साल की शुरुआत 3rd वीक ऑफ जनवरी में मोदेरा फेयर। फिर आएगा बहुचराजी फेयर। बहुचराजी फेयर वो भी हिंदी चीनी भाई भाई जैसा हो गया, ये भी तो बहुचराजी में होता है, ये भी महसाना में, जो कि चैत्र सुद पूनम, इसका मतलब होता है कि चैत्र महीने में जो पहली पूनम आती है उसमें ये वाला फेयर होता है। ठीक है, फिर आता है श्यामल जी ठाकुर जी फेयर। आप श्यामल जी ठाकुर जी को कृष्ण भगवान के नाम जैसे याद रख सकते हो, तो श्यामल जी ठाकुर जी फेयर, जो कि श्यामल जी जगह में, जगह का नाम ही श्यामल जी है, और वो अरावली डिस्ट्रिक्ट में होता है। वैसे ही ये होता कब है, कार्तिक सूद पूनम। कार्तिक सूद पूनम, कार्तिक ये जो होता है ना, ये महीना होता है, हिंदू कैलेंडर जो होता है ना उसके अंदर एक महीना आता है कार्तिक महीना। हिंदू कैलेंडर में एक और महीना आता है जो कि चैत्र महीना। वैसे ही कार्तिक महीने में जो पूनम आएगी तब होगा श्यामल जी ठाकुर जी फेयर। वैसे ही आप देखो जो भदरवी पूनम फेयर है। अब भदरवी पूनम फेयर है वो कब होना चाहिए, यानी कि कब होना चाहिए, किस समय पर होना चाहिए, भदरवी पूनम पे होना चाहिए। भदरवी पूनम फेयर
भदरवी पूनम पे होगा। कहाँ होगा भाई? अंबाजी बनासकांठा में होगा। ठीक है, फिर हम बोले भावनाथ महादेव फेयर। भावनाथ महादेव फेयर जो है ना गिरनार में होता है, जो कि जूनागढ़ में है, और वो होता है मगवध 9 to 12, यानी कि इसमें 9 तारीख से 12 तारीख तक होता है। यानी कि इस जो टाइम स्पेन होता है उसमें 9th डेट से लेके या 9th डे से लेके 12th डे तक किया जाता है। ठीक है, फिर हम कहें तारनेतर फेयर। तारनेतर फेयर, अब देखिए यहाँ पे भी हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा है। तारनेतर फेयर तारनेतर में होता है। तारनेतर कहाँ? सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर, ये तो बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। सुरेंद्र नगर। और सुरेंद्र नगर कहाँ? ये जो फेयर है वो कब होता है? देखें तो तारनेतर फेयर होता है फर्स्ट वीक ऑफ भद्रपड़। भद्रपड़, भद्रपड़ के फर्स्ट वीक में ये फेयर होता है। आगे देखें तो भड़ियाद फेयर। भड़ियाद फेयर, हिंदी चीनी भाई भाई फिर से आ गया। भड़ियाद और भड़ियाद। भड़ियाद फेयर भड़ियाद में होता है, जो कि अहमदाबाद में है। भड़ियाद, अहमदाबाद। ठीक है, जो कि क्या होता है? रजब महीना, रजब का मंथ ऑफ डेट, जो कि 9, 10 और 11, यानी कि डेट 9, डेट 10 और डेट 11 रजब का महीना। आप पूछो रजब का महीना क्या होता है? तो इस्लामिक कैलेंडर जब होता है ना, इस्लामिक कैलेंडर में जो 7th मंथ होता है ना, उसे हम रजब का महीना कहते हैं। और रजब के महीने में ये होता है 9th, 10th और 11th डेट पे ये भड़ियाद फेयर यानी भड़ियाद मेला लगता है। बात करें नकलंग फेयर की। अब नकलंग फेयर है वो कोलियाक जगह में होता है, जो कि भावनगर में है। और वो कब होती है? भदरव वड अमास। यहाँ पे भदरवी पूनम, यहाँ पे भदरव वड अमास, अमावस के दिन होता है। ये अमावस के दिन होता है। फिर देखिए कि माधवपुर फेयर। अब माधवपुर फेयर है तो यहाँ पे भी तो हिंदी चीनी बाई बाई आ रहा है। माधवपुर में ही तो होता ही है, जो कि पोरबंदर में है। जो चैत्र सुद यानी चैत्र महीने में जो डेट होती है 9 to 13th डे, चैत्र महीने के 9 to 13, 9th डे से लेकर 13th डे तक जो होता है ना फेयर, वो होता है माधवपुर फेयर। उस दिनों में माधवपुर फेयर होता है। वैसे ही वौथा फेयर, वौथा फेयर होता है दोलका, जो कि अहमदाबाद में है, जो कि कार्तिक सुद पूनम में होता है। यानी कि कार्तिक महीने में जो पूनम आएगी उसमें होगा। ये भी कार्तिक सुद पूनम, ये भी कार्तिक सुद पूनम, आप याद रख सकते हो किस तरीके से होगा। इसके बाद हमारा मीरा दतार फेयर। मीरा दतार फेयर जो कि उनावा में होता है। उनावा में जो महसाना में होता है, उनावा जो महसाना में है लोकेटेड। और ये कब होता है? ये तो होता है रजब का महीना, जो कि अभी मैंने बताया 7th वीक, 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर में डेट 16 से 22 के बीच में होता है। ये 9, 10, 11 पे होता है, फिर थोड़े दिन रेस्ट ले लिया, फिर 16 से 22 पे वापस फेयर हो गया। मेले ही मेले है गुजरात में। देखिए इसके बाद तो आएगा डांग दरबार फेयर। डांग दरबार फेयर जो कि अहवा में है, अहवा जो कि डांग में है। अगर डांग में है तो डांग में तो डांग दरबार फेयर ही होगा ना, दूसरा कोई थोड़ा ना होगा। डांग में डांग दरबार फेयर जो कि फाल्गुन के महीने में, फागुन के महीने में पूनम की तारीख को, पूनम के दिन पर किया जाता है ये फेयर। फागुन का भी महीना आता है हमारे कैलेंडर में। देखिए इसके बाद गोल गधेड़ा फेयर। अब गोल गधेड़ा फेयर जो होता है ना, वो होता है गरहाड़ा में, जो कि दाहोद में जगह है। दाहोद में एक जगह है जो कि गरहाड़ा है, वहां पे ही जी के नाम का ही गोल गधेड़ा, जी जी गुड गेमिंग फेयर होता है, गोल गधेड़ा फेयर, जिसको हम 5th to 7th डेज, 5 to 7 डेज आफ्टर होली, यानी होली के 5 से 7 दिनों के बाद वो ये फेयर रखा जाता है, जिस टाइप की उसकी तिथि मिली गई हो। फिर उसके बाद आता है कार्तिक पूर्णिमा फेयर, जो कि कहाँ होता है? कार्तिक पूर्णिमा फेयर जो होता है ना, वो होता है सोमनाथ में। सोमनाथ जो कि गीर में है। और वो कब होगा? अब कार्तिक पूर्णिमा फेयर है तो कार्तिक पूनम भी तो होगा, कार्तिक सुद पूनम। फिर से आ गया कार्तिक सुद पूनम। फिर इसके बाद जो तीसरा फेयर है वो है भंगुरिया फेयर। भंगोरिया फेयर जो होता है क्वांत, जिसे हम छोटा उदयपुर भी कहते हैं। और उसके बाद वो फेयर जो होता है ना, वो होता है होली से रंग पंचमी तक, यानी होली से लेकर रंग पंचमी जब तक होती है ना, तब तक ये फेयर होता है। अब आप देखो कि हमारा जो गुजरात का जो टूरिज्म है, हमने पहले अलग अलग प्लेसेस के बारे में जाना, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस के बारे में जाना, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में जाना, जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल के बारे में जाना, हमने पिलग्रिमेज प्लेसेस के बारे में जाना। उसके बाद हम आए घूमते घूमते फेयर्स ऑफ गुजरात में। गुजरात टूरिज्म का अगला पार्ट फेयर्स ऑफ गुजरात में हमने जाना 15 के 15 फेयर्स के बारे में। 15 के 15 फेयर्स के बारे में हमने जाना। इधर हमारा जो गुजरात का टूरिज्म होता है ना, वो होता है समाप्त।
गुजरात का टूरिज्म यहां पर होता है समाप्त। थैंक यू सो मच।